हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए क्या होंगे, जो लोग भी सीटेट दिसंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो अब मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियो में कराए और 15 क्वेश्चन इसमें लेकर आई हूँ। 16 to 30 इसमें क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों के। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इरफान इरफान खिलौनों को तोड़ता है। ठीक है, इरफान क्या है, एक यहाँ पे लड़का है जो क्या करता है, जो भी उसके खिलौने होते हैं वो क्या करता है, उसको तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो इरफान एक लड़का है जो खिलौनों को तोड़ता है और क्या करता है, उसके जो पुर्जे होते हैं, उसके अंदर जो भी पुर्जे लगे होते हैं उनको देखने के लिए क्या करता है, उन्हें क्या करता है, अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम उनके टीचर हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो जिज्ञासा है, ठीक है, क्या उन चीज़ों को खोलने की। ठीक है, इसी तरीके के बच्चे इंजीनियर वगैरह बनते हैं, ताकि उनमें जो भी होते हैं, मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि उनमें जो होता है पता, वो उनके अंदर एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से बनी है, यहाँ पे पुर्जा कौन सा कहाँ पे लगा है। तो यहीं पे कह रहे हैं कि जो इरफान है, जो लड़का है, वो क्या करता है, खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें क्या करता है, अलग अलग कर देता है। तो हम क्या करें, जो वो कार्य कर रहे हैं उसको जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों, जो बच्चे के विकास का सिद्धांत है, ठीक है, कि कैसे बच्चे का विकास होता है, उसके सिद्धांतों, जो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना अंडरस्टैंड करना है, शिक्षक की सहायता करता है। क्या है, हम एक टीचर है, अगर हम बच्चे बच्चे के जो भी विकास के सिद्धांत है उनको हम पढ़ समझते हैं, उनको समझना तो शिक्षक में सहायता करता है। जब हम उनके विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों को समझने में, उनके डेवलपमेंट को समझने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कैसे हेल्प करता है हमारी, तो ये करता है हमारी, क्या करता है, इससे क्या होता है, जब हम बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस ये हमारी सहायता करता है। इससे क्या होता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक शिक्षार्थी मतलब हर बच्चे की बात हो रही है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। ठीक है, सभी विशिष्ट हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षार्थी, दो शिक्षार्थी होंगे या फिर दो भी स्टूडेंट हैं, या कोई भी दो आदमी है, कोई भी दो लोग हैं, तो वो चीज़ लोग क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। भला एक आध चीज़ भला उनमें मिल जाए, लेकिन सभी चीज़ें उनमें सेम नहीं होती हैं। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका इसका अर्थ जो है हमारा, कोई भी दो शिक्षार्थी जो होते हैं वो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, जो भी उनकी एबिलिटी होती हैं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप दो स्टूडेंट हैं, अगर आप उनकी पसंद पूछेंगे, ठीक है, उनकी लाइक डिसलाइक पूछेंगे तो उनकी अलग होंगी, लेकिन उनकी योग्यताएं अलग होंगी, उनकी रुचि अलग होगी। कोई गेम में रुचि रखता है, कोई पढ़ने में रुचि रखता है। ठीक है, तो सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, सबकी प्रतिभाएं भी एक समान नहीं होती हैं। तो यही है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुष, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, तो मेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल से की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये कथन क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कथन बता रहे हैं वो हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। किसे प्रदर्शित कर रहा है, हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। इससे क्या होता है, यहाँ पे विभेद किया जा रहा है दोनों में, कि मतलब जो होते हैं जेंट्स जो होते हैं उनमें जो होते हैं, मतलब वो जो होते हैं ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो जो होती हैं ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होती हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समान हैं, दोनों ही सेम हैं, कोई किसी से बुद्धिमान नहीं है। तो हम पे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कथन क्या है, तो ये कथन जो हमारा बता रहे हैं एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। जो यहाँ पे एक शिक्षिका है, यहाँ पे क्या करे, अपनी क्लास को क्या करती है, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ठीक है, यहाँ पे एक टीचर है, तो वो अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाती है, कहीं पे मतलब ईवीएस पढ़ा रही है, कुछ भी पढ़ा रही है, उन चीज़ों वहाँ पर उनको रियल चीज़ें दिखाने के लिए लेकर जाती हैं। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती हैं, और वापस आने पर विद्यार्थियों से क्या कहती हैं, उनके साथ भ्रमण पर चर्चा करती
करते हैं, जो वहाँ पर बच्चों को चीज़ें दिखा के लाए हैं, उनके बारे में क्या करती हैं, चर्चा करती हैं। तो ये डैश की ओर संकेत करता है, तो ये किसकी ओर संकेत करता है? तो ये हमारा किसकी ओर संकेत करता है? सीखने का आंकलन की ओर संकेत करता है। तो किसी भी प्रकार से शिक्षार्थियों को प्रायोगिक या फिर व्यावहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके ये देखा जाता है। ठीक है? जैसे कि बच्चों को हमने क्या किया, एक ताजमहल है, ठीक है? बच्चों को हम ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर हम वहाँ पर रहते हैं, ठीक है? तो अगर हम बच्चों को ताजमहल ले जाकर दिखा दें, तो उसके बारे में बच्चे जो होते हैं रियल तरीके से देखते हैं, उनको वास्तविक नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे, ठीक है? एक तो हम उनको मॉडल से भी समझा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको अगर रियल जो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रियल ही जाके दिखा दिए जाते हैं, हम लोग जाके उनको रियल में ही जाके कोई ऐतिहासिक हमारे क्या होते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, उनको दिखा दिया। तो ये इससे क्या होता है, एक क्षेत्र भ्रमण करते हैं और इससे क्या करते हैं, फिर विद्यार्थियों को अब जो भी वहाँ पर देखा है उनके बारे में उससे चर्चा करते हैं। जब चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों को उससे ज़्यादा ही नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। और बच्चों की पता भी चल जाता है कि वो किस बारे में, किसके बारे में पता है, उन्हें किस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो और जहाँ पे उनकी गलतियाँ होती हैं तो उनको भी सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है? ये सब सीखने के आंकलन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव विकास, जो मानव का विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो मानव का विकास जो होता है वो किस पे, कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन-सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है? तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ सिद्धांत होते हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ तो सिद्धांत होते हैं, वो तो पता है, लेकिन इनमें से कौन-सा ऐसा सिद्धांत नहीं है? तो कौन-सा हमारा सिद्धांत नहीं है? तो हमारा जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। किसका? प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। तो जो प्रतिवर्ती सिद्धांत होता है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि क्यों? प्रतिवर्ती जो शब्द है का आशय क्या है? हमारा पुनः प्रारंभ हो करना। तो प्रतिवर्ती का अर्थ होता है हमारा क्या होता है? पुनः प्रारंभ करना। और मानव विकास क्या होता है? मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त कर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। जैसे कि आप जो हो गए, क्या हो गए कि आप बड़े हो गए, ठीक है? तो बड़े होके फिर से दोबारा छोटे तो नहीं हो गए। तो यही कह रहे हैं कि जो मानव विकास के कुछ सिद्धांत पर आधारित होता है, इनमें से क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल से जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, निरंतरता भी होता है, लगातार भी होता है। लेकिन जो होता है हमारा क्या होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब हम बड़े हो गए तो फिर हम छोटे नहीं होंगे। तो यही कह रहे हैं कि प्रतिवर्ती का नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निःशक्त बच्चों के लिए, जो हमारे क्या है, निःशक्त बच्चे हैं, तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है? निःशक्त बच्चे, तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित करने का उद्देश्य है। तो कह रहे हैं उद्देश्य है, तो डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो कैसा अवसर उपलब्ध कराना? नियमित विद्यालयों में ही क्या करना चाहिए, उनको निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने सीखने यानी कि लर्निंग के बारे में सही है? सीखने के बारे में कौन सा कथन जो है हमारा क्या है, सही है? तो सीखना क्या है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो अगर हम चाहते हैं कि हम चीज़ें सीखना चाह रहे हैं या किसी बच्चे को चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, तो क्या होता है? तो कह रहे हैं कि सीखने के बारे में कौन सा कथन, तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है। कह रहे मान लो कि एक बच्चा सीख रहा है, लेकिन बाहर जो है कहीं शादी है तो वहाँ पर शोरगुल हो रहा है, तो बच्चा वहाँ पर सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास का, वो कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए, जो संवेगात्मक रूप से, ठीक है? जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, ठीक है? पॉजिटिव हो, जिससे जो शिक्षार्थी है, हमारा जो स्टूडेंट है, को संतुष्ट करने वाला हो। जब बच्चा जब पढ़ रहा हो, ठीक है? तो वो भी अपने आराम से पढ़े और वो समझ कर पढ़े, और शिक्षक ने जो भी पढ़ाया है वो संतुष्ट हो, ऐसा ना हो कहीं पे उसको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है? तो बच्चा जो पढ़ रहा है लेकिन टीचर ने उसको बताया नहीं, बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो यही हमारा सीखने के बारे में सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए ये क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो कब पूछे गए थे? हमारा 6 टू 8 में पूछा गया था, 26 जून को एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, जो सबसे पहले हमारा टेट का एग्ज़ाम हुआ था। सॉरी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। अब कह रहे हैं कि जहाँ पे मूल्यांकन क्या होता है? हमारा असेसमेंट होता है, ठीक है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए जो हमारा जो होता है एक असेसमेंट होता है, ठीक है? मूल्यांकन होता है,
एक आंकलन होता है, एक मूल्यांकन होता है। तो जो आंकलन होता है उसे हम बोलते हैं असेसमेंट बोलते हैं और मूल्यांकन जैसे एवल्यूएशन भी बोलते हैं असेसमेंट। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। जब बच्चे का हम क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि जो भी इस बच्चे में बच्चा सीख रहा है उसमें की कमियां आ रही हैं, तो कमियों का हम क्या करेंगे निदान करेंगे, ठीक है। जो भी कमियां उनको खत्म करेंगे और उसका उपचार करेंगे। निदान मतलब निदान करेंगे, पहले हम उनकी कमियों को जानेंगे, ठीक है। निदान का मतलब होता है टेस्ट करना, जांचना। तो सीखने में होने वाली कमियां, तो बच्चे में अगर कोई सीखने में कमी आ रही तो उनका सबसे पहले हम जांचेंगे उसे कमी कहाँ पे आ रही है, फिर उसका क्या करेंगे उपचार करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षार्थी शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, ठीक है, जो कुछ बच्चे हैं जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है। कुछ शिक्षार्थी होते हैं कुछ चीज़ों को सीख चुके होते हैं, ठीक है। तो शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति, उनको दोबारा जो होते हैं फिर से क्या करते हैं पुनरावृत्ति उनका और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व क्या करते हैं हम यहाँ पे करते हैं नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या करता है समृद्ध बनाता है। क्या बनाता है हमारा समृद्ध बनाता है। यहाँ पे देखिए समृद्ध है, ठीक है, समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहे हैं कि सृजनात्मक सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। कैसे हैं? सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है सृजनात्मक उत्तरों के लिए, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले क्या होता है, सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या होता है, नवीन विचारों से होता है। जो बच्चे जो होते हैं जिनमें सृजनात्मकता होती है तो वो क्या होते हैं एक ही क्वेश्चन के कई आंसर दे देंगे, ठीक है। तो सृजनात्मकता नए नए उनके विचार नवीन विचार होंगे, ठीक है। वो एक ही तरीके से नहीं सोचेंगे, वो उसके बारे में कोई भी एक क्वेश्चन है तो उसके बारे में कई तरीके से सोचेंगे। तो नवीन विचार सृजनात्मकता का जो तात्पर्य है वो क्या है नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। जब बच्चा स्वतंत्र होता है, ठीक है, तभी उसके मन में जो होते हैं नवीन विचार आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या है आवश्यक है, तो इसमें क्या होते हैं मुक्त अंत उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन का कई आंसर हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारा यहाँ पे लिखा है 5, तो ये 5 जो है वो किस तरीके से आया है, तो 5 जो है देखिए 2+2+1 तो इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। तो एक तो इस तरीके से बच्चा कर सकता है, एक तरीके से किस तरीके से कर सकता है 3+2 इस तरीके से 5 कर सकता है। तो इस तरीके से कई तरीके से इसको कर सकता है। तो यही कह रहे हैं कि सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को यहाँ पे 27 क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी शिक्षार्थी स्टूडेंट को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को जो है डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो शिक्षार्थियों को हमें क्या है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, उनको जो है सिर्फ रटने पे बल नहीं देना चाहिए बच्चे, बल्कि चीज़ें बच्चों को इस तरीके से समझा देनी चाहिए कि वो हमेशा अपने लाइफ टाइम तक उनको याद रखें। जब बच्चा समझ जाता है वो चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता है। तो कह रहे हैं कि ये नहीं कि हमारे बच्चे हम 10 क्वेश्चन पूछने को तो हम यही कह दें कि बच्चे आप लोग ये 10 क्वेश्चन रट कर आ जाएँ, हम वही क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये कोई इस तरीके से बच्चे में कोई नॉलेज नहीं होगी। बच्चा सिर्फ वही क्वेश्चंस बच्चा ना तो ज़्यादा पढ़ेगा क्योंकि बच्चे 10 क्वेश्चंस ही लर्न करके आएँगे, पढ़ के आएँगे, उनको बिल्कुल सीख लेंगे और वही उत्तर दे देंगे और सभी क्वेश्चन बच्चे में किसी भी और सभी बच्चों में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं तो कौन बच्चा अच्छा कर सकता है क्योंकि सभी बच्चों के आंसर अच्छे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन क्या है, रचनात्मक आंकलन जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो क्या है हमारा दत्त कार्य जो होता है वो रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, ठीक है, विद्यार्थी जब बच्चे सीखते होते हैं तो उनमें कुछ रिक्तियाँ रह जाती हैं तो उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो उनका जब बच्चे की उपचार निदान क्या मतलब हम टेस्ट कर लेते हैं बच्चे को कहीं पे कठिनाई आ रही है, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले दवाई नहीं देगा बल्कि जो भी आप उसको
जो भी आप उसको बीमारी बताएँगे, कुछ भी बताएँगे तो वो कहेगा कि एक टेस्ट करा लो, ठीक है? कोई भी टेस्ट लिख कर देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या देगा, दवाई देगा। तो इसी तरीके से बच्चे में तो विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, बच्चा जो है नहीं सीख पा रहा है, तो मतलब उसमें कोई कमियाँ आ रही हैं, तो फिर उसका निदान के बाद हम बच्चे के टेस्ट कर लेंगे कि बच्चे को कहाँ पे कमी आ रही है। निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो निदान के बाद क्या हमारा होना चाहिए? समुचित उपचार का कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित उसके बाद जो हम क्या करेंगे, उसका उपचार करते हैं। जैसे डॉक्टर है हमारा निदान करने के बाद, टेस्ट करने के बाद क्या करता है, उपचार करता है। ठीक इसी तरीके से हमें अपने बच्चे के भी जो भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है उसको समझ कर फिर उसको क्या करेंगे हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है, बच्चों को, ताकि वो अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को, जो भारतीय समाज है हमारा इंडियन सोशल है, सोसाइटी समाज, तो कह रहे हैं भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए? हमारा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे जाने? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। देखिए, एक क्लास है, क्लासरूम में जहाँ पर बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, सबकी भाषा अलग-अलग होती है। तो उस बहुभाषिक विशेषता को हम क्या देखते हैं? डैश के रूप में जाना चाहिए। क्यों? बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में जाना चाहिए? एक संसाधन के रूप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो होते हैं, जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीखते हैं। जब वो उनकी भाषा को सीखते हैं, वर्ड्स को सीखते हैं और उनके जो भी कल्चर है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एक संसाधन माना जाना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।